नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये क्लास 8 का चैप्टर है साइंस का। इसमें हमें समझना है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में समझना है। क्लास 7 में चैप्टर 3 साइंस का आता है, जिसमें डिस्कस किया जाता है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जिसमें हम लोग समझते हैं कॉटन के बारे में, वूल के बारे में, सिल्क और इसी तरीके के दूसरे जो भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनके बारे में। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, उनके यूजेज और साथ ही साथ प्लास्टिक के इस्तेमाल को। सबसे पहला सवाल आता है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर चेन होता है स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज का, जो कि एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं केमिकल सब्सटेंसेज के जुड़ते हैं एक साथ और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसको कि पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर नेचुरल फाइबर्स में भी अकर होते हैं। कॉटन एक एग्जाम्पल है। एक पॉलीमर है जिसको कि सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स के कंबाइन होने से। चलिए बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में और उनको समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर का वो है रेयॉन। सिल्क की डिस्कवरी हुई थी चाइना में। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं रेयॉन के बारे में, लेकिन उसके पहले समझते हैं सिल्क को। सिल्क की डिस्कवरी हुई थी चाइना में। सिल्क वॉर्म को भी खोजा था चाइनीज़ ने ही। चाइना ने सिल्क वॉर्म को खोजा, सिल्क फाइबर को खोजा, फैब्रिक्स बनाए, कपड़े बनाए, हाउस होल्ड मटेरियल्स बनाए, मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पे उसको सप्लाई करना चालू किया। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक, काफ़ी ज़्यादा लश्चरस लुक होने के कारण सिल्क बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ मार्केट में, लेकिन काफ़ी महंगा था। साइंटिस्ट के अटेम्प्ट्स जारी थे सिल्क को आर्टिफिशियली क्रिएट करने में। 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट का ये प्रयास सक्सेसफुल हुआ और सिल्क से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता एक फाइबर उन्होंने क्रिएट किया, जो कि क्रिएट किया गया था वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। इस फाइबर का नाम दिया गया रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। हालांकि रेयॉन को नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा रहा था, यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा था वो एक नेचुरल सब्सटेंस ही था, फिर भी ये एक मैन मेड फाइबर था। ये सिल्क से सस्ता होता था और बिल्कुल सिल्क फाइबर्स की तरह इसकी बुनाई भी होती थी। इसको अलग अलग रंगों में, बहुत ही वाइड रेंजेज ऑफ कलर्स में इसको डाई किया जा सकता था। इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाया जाता है और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। रेयॉन के बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स की खोज में जो दूसरा नंबर आता है वो होता है नायलॉन का। ये दूसरा मैनमेड फाइबर है जो कि 1931 में बना। साथ ही साथ ये एक ऐसा फाइबर है जिसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ना ही प्लांट्स से ना ही एनिमल से किया गया था। इसको प्रिपेयर किया गया था कोल, वाटर और एयर के थ्रू। ये सबसे पहला फुल सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, इलास्टिक और लाइट यानी कि हल्का होता था। ये लश्चरस भी होता था, चमकीला भी होता था और इसको धोना काफ़ी हद तक आसान भी था, और इसी कारण से ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ कपड़े बनाने के मामले में। आज भी नायलॉन के बहुत सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जो मार्केट में हमें मिलती हैं, इनमें नायलॉन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। नायलॉन का इस्तेमाल पैरासूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियों को भी किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि नायलॉन का एक धागा स्टील के वायर से ज़्यादा मजबूत होता है। अगला सिंथेटिक फाइबर जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है पॉलिस्टर, और उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्रिलिक के बारे में। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो कि जल्दी रिंकल्ड नहीं होता है। कपड़े पहनने पे कपड़ों की इस्त्री ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर पॉलिस्टर के कपड़े हो तो इनकी इस्त्री जल्दी ख़राब नहीं होती, ये जल्दी रिंकल
नहीं होते हैं, ये क्रिस्प रहते हैं। साथ ही साथ इनको धोना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और इन्हीं खासियतों की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है ड्रेस मटेरियल्स को बनाने के लिए। टेरिलीन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसको बहुत ही आसानी से फाइन फाइबर्स के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और किसी भी दूसरे धागे की तरह, किसी भी दूसरे यार्न की तरह इसकी बुनाई भी की जा सकती है। उसके बाद पीईटी, पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट, ये भी एक बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का। इसका इस्तेमाल बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और दूसरे काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। इसके बाद पढ़ना है एक्रिलिक के बारे में। स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, ठंड में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठंड से खुद को बचाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि इनमें से कई सारे कपड़े जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो एक्चुअली में नेचुरल वूल से नहीं बने हुए होते हैं। हालांकि ये नेचुरल वूल के तरह ही दिखते हैं। इनको प्रिपेयर किया जाता है दूसरे एक सिंथेटिक फाइबर के माध्यम से, जिसको कहते हैं हम लोग एक्रिलिक। एक्रिलिक की खोज इस कारण से हुई कि नेचुरल वूल जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए गए वूल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके उलट एक्रिलिक से बने कपड़े काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसीलिए एक्रिलिक भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ एक्रिलिक को बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में यूज भी किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स चाहे वो कोई भी हो, रेयन से शुरू करें, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक, सिंथेटिक फाइबर कोई भी हो, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और आसानी से अफोर्डेबल भी होता है और इसी कारण से नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होता है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सभी सिंथेटिक फाइबर्स में देखने को मिलते हैं वो ये है कि सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले सस्ते होते हैं, आसानी से बाज़ारों में मिल भी जाते हैं और इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी हद तक आसान होता है। तो ये बातें थी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर के जैसा है, लेकिन सारे के सारे प्लास्टिक्स में एक तरीके का यूनिट का अरेंजमेंट नहीं दिखता। अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स जो है वो एक तरीके की नहीं दिखती है। कुछ प्लास्टिक्स जहाँ लीनियर अरेंजमेंट को शो करते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा है उसके पार्ट ए में आपको दिख रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक क्रॉस लिंक्स अरेंजमेंट को शो करते हैं। प्लास्टिक्स को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मेल्ट किया जा सकता है, इसको सीड्स के फॉर्म में रोल किया जा सकता है और साथ ही साथ इसको वायर बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वायर बनाने का मतलब इलेक्ट्रिक वायर से नहीं होता, एक लंबा रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जाए, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज ना हो। प्लास्टिक्स की बात जैसे ही हम लोग करते हैं हमारे दिमाग में वो कैरी बैग आने लगता है, जिसको हम लोग मार्केट से घर आते वक्त सब्जी या दूसरी चीज़ों को कैरी करके ले आते हैं। मैं आपको बता दूं, वो प्लास्टिक का एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। बनता है इथीन के पॉलीमराइजेशन से, जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग को आगे पढ़नी है, जिनको पढ़ेंगे। प्लास्टिक को मेनली डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। सबसे पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और दूसरा है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको एक बार किसी भी सांचे में ढाल दिया गया तो उसे गर्म करके पिघला के दोबारा दूसरे सांचे में नहीं ढाला जा सकता है। बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सभी के सभी कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होते हैं किचन यूटेंसिल्स के हैंडल, किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों के हैंडल्स को बनाने के लिए, साथ ही साथ रेडियो के कैबिनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट्स, पानी की टंकियाँ इत्यादि बनाने में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक का जो दूसरा पार्ट है वो है थर्मोप्लास्टिक। एक ऐसा प्लास्टिक जिसको आप कितनी भी बार माउल्ड कर सकते हो, उसको हीट करके मेल्ट करके अलग अलग शेप्स में माउल्ड करके रीयूज कर सकते हो अपने डिज़ायर्ड न्यू शेप्स में। थर्मोप्लास्टिक्स
को अच्छा माना जाता है पाइप्स के फॉर्मेशन में। पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, पॉलीथीन, ये कुछ कॉमन थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। बात करें अगर हम लोग प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव होते हैं, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। सीधे सीधे कहें तो इंसुलेटर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। प्लास्टिक वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में ये पिघलता नहीं है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसी कारण से ये वेदर रेजिस्टेंस भी होते हैं। प्लास्टिकों पर सामान्यतः एसिड्स और अल्कलीज का भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्लास्टिक्स की और साथ ही साथ उनके यूजेज को भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जिसका नाम हम सभी ने सुना है वो है पॉलीथीन। ऑब्टेन किया जाता है इथीन के पॉलीमराइजेशन से। जी हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोकार्बन है इथीन, इसके पॉलीमराइजेशन से तैयार होता है पॉलीथीन। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और किसी भी तरीके के सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। ये लाइट वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, एंटी कोरोसिनेंट होता है, यानी कि इसमें कोरोजन भी नहीं होता है, और इंसुलेटर होता है। यूजेज की बात करें तो यूजेज आप सभी जानते हैं। कैरी बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्लास्टिक का जो टाइप है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ये प्रिपेयर किया जाता है विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से। जब विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज किया जाता है तो जो पॉलीमर तैयार होता है उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा वाइडली किया जाता है जूते के सोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स के कवरिंग्स को बनाने के लिए, ताकि वो इंसुलेटर का काम करे। साथ ही साथ सैनिटरी फिटिंग्स इत्यादि बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्लास्टिक है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन पॉलीथीन के पॉलीमर को कहा जाता है। जब पॉलीथीन को पॉलीमराइज किया जाता है तब बनता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन हाईली ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक है और इसका इस्तेमाल प्लास्टिक के वैसे जार्स या वैसे हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने में किया जाता है जो कि देखने में ग्लास के जैसे लगते हैं। पॉलीस्टीरीन के बाद हमें पढ़ना है टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन को प्रिपेयर किया जाता है टेट्राफ्लूरोइथीन के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। जब टेट्राफ्लूरोइथीन को पॉलीमराइज किया जाता है तो जो पॉलीमर बनता है, जो प्लास्टिक बनता है, उसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पे हीट और केमिकल्स इनइफेक्टिव होते हैं, यानी कि ना ही तो हीट का कोई इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमें टेफ्लॉन पे, ना ही केमिकल्स का। इसीलिए इसका वाइड यूज किया जाता है केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में। उसके बाद बेकेलाइट जो पांचवा प्लास्टिक है उसके बारे में समझना है। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसके ऊपर के जो 4 प्लास्टिक्स हमने पढ़े हैं वो थे थर्मोप्लास्टिक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेकेलाइट के बारे में। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। अगर इसको एक बार किसी शेप में ढाल दिया गया तो इसको दोबारा मेल्ट करके या सॉफ्ट करके इसके शेप को चेंज करके नए शेप में नहीं ढाल सकते हैं हम लोग। ये एक इंसुलेटर होता है और इसीलिए इसका वाइड यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विचेज और प्लग्स बनाने में। अगले प्लास्टिक की बात करें तो वो है मेलामाइन। मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर ही है। इसको भी हम लोग गर्म करके मेल्ट करके दोबारा अलग अलग शेप्स में नहीं ढाल सकते हैं। ये हार्ड होता है और हाईली पॉलिश्ड पॉलीमर होता है। ये इसका इस्तेमाल अनब्रेकेबल किचन वेयर्स को बनाने में किया जाता है। जी हाँ, जो डिनर सेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं उनको ज़रा गौर से देखिएगा, उनके डिस्क्रिप्शन को आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। वो बनते हैं मेलामाइन से। अब ज़रा बात कर लेते हैं प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट की बात करने से पहले 2 बातें समझना ज़रूरी है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। वैसे सब्सटेंसेज जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया के एक्शन के चलते, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं।
और वैसे मटेरियल्स जो कि ईजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, उसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। चूँकि प्लास्टिक को कई साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं माना जाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है ये, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, और जिस स्पीड से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्पीड से ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए ये इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। दूसरी जगह बात करें तो इसका जो बर्निंग प्रोसेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। इस प्रोसेस में भी लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स को रिलीज करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है एटमॉस्फेयर के लिए और क्रिएट करता है एयर पोल्यूशन को। तो किसी भी तरीके से हम बात करें तो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान ही करता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो कुछ स्टेप्स जो कि आपके चैप्टर में आपके बुक में दिए गए हैं उनको मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी और भी स्टेप्स आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करें या ना करें ताकि इन्वायरमेंट पे इसका ख़राब असर देखने को ना मिले। सबसे पहला जो स्टेप दिया गया है वो है प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करना जितना हो सके। जी हाँ, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। उन बैग्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना चाहिए जो कि कॉटन या जूट से बने होते हैं जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि कॉटन या जूट के बने बैग्स बायोडिग्रेडेबल हैं। इनका इस्तेमाल आप करते भी हैं, इनको अगर फेंका भी जाता है तो ये डिग्रेड कर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। हम जब वेस्ट्स को डस्टबिन में फेंकते हैं तब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को अलग अलग फेंकना चाहिए, जिससे कि डिकम्पोजिशन होने में आसानी हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्लास्टिक बैग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रख के उनको फेंक देते हैं। वो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं लेकिन उनके ऊपर जो कवर है प्लास्टिक का वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसी कारण से उसके अंदर की चीज़ें भी डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जब भी हम लोग कूड़े कचड़ों को फेंक रहे हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें। साथ ही साथ 5R प्रिंसिपल को भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हर कॉमन इंसान की लाइफ में। ये 5R क्या है? रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें, रीयूज यानी अगर कोई प्लास्टिक आपके पास आ रहा है तो उसको दोबारा इस्तेमाल करें नए लेने की बजाय, रिसाइकल करें प्लास्टिक्स को, रिकवर करें या रिफ्यूज करें। अगर ये 5R प्रिंसिपल फॉलो होता है हर इंसान की लाइफ में तो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जो पोल्यूशन फैल रहा है प्लास्टिक के कारण, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ये जो चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इसमें आप सभी को इतना ही पढ़ना है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।